क्लास 5th चैप्टर नंबर 3 ग्रामर शब्द रचना। सबसे पहले है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं वर्ण यानी कि वर्णों से ही शब्द, शब्द से वाक्य, अवाक्यों से ही पद्य बनते हैं। तो शब्द रचना, शब्द एक एक वर्ण को जोड़ने से ही शब्द बनते हैं। तो शब्दों के बारे में इसका गूढ़ अध्ययन करते हैं। आइए आओ मिलकर शब्द बनाएं, अपनी भाषा का ज्ञान बढ़ाएं। रूढ़ यौगिक योग रूढ़ बनाएं, अविकारी विकारी से शब्दों का एक कोश बनाएं। जैसे यह है सूरज, स के पैर में हलंत प्लस उ प्लस र के पैर में हलंत प्लस अ प्लस ज के पैर में हलंत प्लस अ, सूरज। यानी कि हमने इसका वर्ण विच्छेद किया है। स के नीचे बड़े उ की मात्रा है। मैं पहले भी बता चुकी है कि जब जो स्वर हैं, स्वर बिना व्यंजनों के सहायता से लिखे जाते हैं। जो व्यंजन हैं वो बिना स्वरों की सहायता से ना ही लिखे जाते हैं, ना ही उनका उच्चारण हो सकता है। अगर लिखना होगा तो हमें इस फॉर्म में लिखना है, स के पैर में हलंत। इसका अर्थ है कि ये जो स है वो आधा है, क्योंकि उसमें से हमने जो स्वर हैं वो हमने अलग कर दिए हैं। जैसे उ, अ, फिर अ, ये जो स्वर हैं हमने इनसे अलग कर दिए हैं। तो इसलिए इनके जो पैर में हलंत लगाया गया है। आगे सूरज और पेड़ दोनों ही शब्दों का अर्थ है, अर्थात ये सार्थक शब्द हैं। सूरज, सूरज से हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है, तस्वीर बनती है कि सूरज जो हम नित्य प्रतिदिन देखते हैं, जो हमें गर्मी देता है, धूप देता है, हमें रोशनी देता है। पेड़, पेड़ हरा भरा बड़ा सा और छाया देता है। तो उसी प्रकार का चित्र हमारे मन मस्तिष्क में चित्रित हो जाता है। कई बार बोलते समय हम सार्थक शब्दों के साथ कुछ ऐसे ध्वनि समूहों का भी प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे पानी, वाणी। पानी का अर्थ होता है पीने वाला, वाणी इसका कोई अर्थ नहीं है। गर्मी जो हम महसूस करते हैं, जिससे हमें पसीना आता है, शर्मी इसका कोई अर्थ नहीं है। ये जो ब्लैक काले क्यों हैं अक्षर, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द हैं। इसी तरह पशु पक्षियों की ध्वनि बोधक आवाज़ें, चूं चूं, टर टर या बेजान वस्तुओं के द्वारा किया गया शोर, टिन टिन, गड़गड़ आदि, ये क्या है? निरर्थक। इनको सिर्फ समझना वही समझ सकते हैं जो इनके आसपास होते हैं, अर्थात जैसे पक्षियों की आवाज़ें सिर्फ पक्षी ही समझ सकते हैं। आगे व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों के द्वारा ही नियमावली है, अर्थात उनके रूल्स होते हैं। आइए शब्दों के भेद। शब्द हिंदी भाषा में सभी सार्थक शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आइए इनको पता करते हैं कि तत्सम शब्द कौन से हैं। जो संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत के जो शब्द, जैसे आज हम जल ना बोलकर पानी बोलते हैं, पृथ्वी ना बोलकर धरती बोलते हैं, सर्प ना बोलकर सांप बोलते हैं, प्रथम ना बोलकर पहला बोलते हैं, सूर्य ना बोलकर सूरज, वायु ना बोलकर हवा। तो ये जो मैंने अभी जो शब्द बोले हैं वो तद्भव है, और ये जो है संस्कृत के शब्द हैं जो आज भी हिंदी में वैसे के वैसे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनका उच्चारण बहुत कम मात्रा में किया जाता है। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के बाद बने हैं। जैसे मैंने इनका अर्थ बताया था, जल को हम पानी, पृथ्वी को धरती, सर्प को सांप, प्रथम को पहला, सूर्य को सूरज, वायु को हवा। उसी प्रकार से ये कुछ उदाहरण और हैं। घी
पहले घृत बोलते थे संस्कृत में, अब हम इनको घी। 5 हम आज बोलते हैं पुराने समय में संस्कृत में, यानी कि पंच। घोड़ा हम आज बोलते हैं संस्कृत में घोटक। दांत हम आज बोलते हैं दंत, संस्कृत का शब्द है। कान हिंदी का, कर्ण संस्कृत का, हाथ हिंदी का, हस्त संस्कृत का। देशज यानी कि अपने देश का, जो अपने देश में पैदा होते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ये वे शब्द हैं जिनका संस्कृत या अन्य भाषाओं से कोई संबंध नहीं होता। ये देश में ही प्रचलित विभिन्न बोलियों या भाषाओं से बने हैं, जैसे पेट, कलाई, खिड़की, पगड़ी, गाड़ी, जूता, पैसा, रोटी आदि। आगे है विदेशी शब्द। विदेशी यानी कि जो आज भी हम इनको, जो इंग्लिश के जो शब्द हैं आज हम उनको हिंदी में वैसे के वैसे लिख सकते हैं। रेडियो एक इंग्लिश का वर्ड है, उसको वैसे का वैसा हिंदी में। स्कूल, स्टेशन, टेलीविज़न, पुलिस स्टेशन, रुमाल, तौलिया, दुनिया। ये इस तरह से ये जो विदेशी शब्द हैं दूसरे भाषा देशों से लाए गए हैं। आगे है बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ और यौगिक इन दोनों को मिलाकर तीसरा बना है योग रूढ़। यौगिक जो 2 शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। रूढ़ एक ऐसा शब्द जिसके यदि टुकड़े करें तो उनका टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे आदमी, यदि आदमी के टुकड़े आ प्लस द प्लस मी, तो किसी का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। ये सिंपल असाधारण एक वर्ण रह जाते हैं। आगे है यौगिक। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठ प्लस शाला, पाठशाला, पाठशाला यानी कि स्कूल। चिड़िया प्लस घर, यानी कि चिड़िया एक पक्षी का नाम आ गया, घर रहने वाला। चिड़िया घर यानी कि चिड़िया के रहने का घर। सब्जी वाला अर्थात सब्जी वाला। योग रूढ़ ये ऐसे शब्द हैं जो यौगिक शब्दों की तरह 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। इनका विशेष अर्थ होता है। हिम यानी कि बर्फ, आलय यानी कि घर, बर्फ का घर। हिम प्लस आलय हिमालय यानी कि बर्फ का घर। यहाँ हिमालय का बर्फ का घर न होकर एक विशेष पर्वत का नाम है हिमालय, यानी कि उच्च चोटी। आगे इसी तरह से मुरली प्लस धर, मुरली को धारण करने वाला कृष्ण जी हैं और उसके अलावा और कोई भी नहीं। दशानन, 10 आनन यानी कि 10 जिसके मुंह हो रावण। नीलकंठ अर्थात जिसका कंठ नीला हो यानी कि शिव जी। पीताम्बर, पीत यानी कि पीले वस्त्र। अंबर मतलब अंबर यानी कि वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण या फिर विष्णु। लंबोदर, लंबा हो जिसका पेट अर्थात गणेश जी। इस तरह से प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप उनके प्रयोग के कारण बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं क्योंकि लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार इनका रूप बदलता रहता है। जैसे कि लड़का, लड़के, लड़कों, वह, वे, उसने। इस तरह से अविकारी शब्द जिन शब्दों में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ। यहाँ यानी कि ये पक्का हो गया, निश्चित हो गया, यहाँ यहाँ ही है। धीरे धीरे, किंतु, जैसा तैसा आदि। धन्यवाद।